तारीख थी 7 अप्रैल 2026। शाम के ठीक 5:36 बज रहे हैं। जरा सोचिए, ठीक इसी पल एक अल्टीमेटम ने एक पूरे देश के वजूद को ही दांव पर लगा दिया था। पूरी दुनिया की सांसें मानो अटक सी गई थीं। ये कोई आम चेतावनी नहीं थी। ये एक ऐसा क्षण था जहां समय मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा था। आइए सीधे इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में उतरते हैं। 2026 का अमेरिका ईरान संकट, टिक टिक करती घड़ी। इस विश्लेषण में हम एक बेहद अस्त-व्यस्त 50 दिनों की टाइमलाइन को डिकोड करेंगे। एक ऐसा तनावपूर्ण दौर जिसमें खतरनाक मिलिट्री स्ट्राइक्स, उलझी हुई कूटनीति और दुनिया भर को हिलाकर रख देने वाला आर्थिक पतन, ये सब कुछ एक साथ चल रहा था। तो चलिए, बिना किसी पक्षपात के इस पूरी क्राइसिस के हर पहलू को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझते हैं। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ये शब्द पूरी दुनिया में गूंज उठे थे। आज एक पूरी सभ्यता समाप्त हो जाएगी, एक ऐसी जो कभी वापस नहीं आएगी। दरअसल ये ईरान को हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य खोलने के लिए दी गई एक आखिरी चेतावनी थी। इस गंभीर डेडलाइन ने वैश्विक स्तर पर यह डर पैदा कर दिया था कि क्या अब दुनिया सच में एक विनाशकारी और संभवतः एक परमाणु हमले का सामना करने जा रही है। अब कूटनीति से परे हटकर जरा इसकी मानवीय कीमत को देखिए। 2000 लोग ईरान में, 2100 लेबनान में, 26 इजरायली सैनिक और 13 अमेरिकी सैनिक अपनी जान गंवा चुके थे। इसका सीधा सा मतलब है 7000 से अधिक परिवार जो हमेशा के लिए उजड़ गए, और वो भी उस मुख्य डेडलाइन के खत्म होने से बहुत पहले ही। भाग 1, पर्यावरणीय खतरा। देखिए, इस सैन्य अभियान का खतरा केवल इंसानी जानों तक सीमित नहीं था। ईरान के बुशर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के आसपास गिराए गए 4 बमों से एक और बहुत बड़ा, एक भयानक जोखिम पैदा हो गया था। कतर के प्रधानमंत्री ने 2025 में ही एक खौफनाक चेतावनी दी थी। ये मूल रूप से पूरी तरह दूषित हो जाएगा। न पानी, न मछलियां, कुछ नहीं। पूरा का पूरा खाड़ी क्षेत्र इस दहशत में था कि अगर बुशर संयंत्र को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो भारी मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थ सीधे खाड़ी के पानी में रिसने लगेगा। अगर बुशहर संयंत्र पर यह हमला सफल हो जाता तो इसके परिणाम सीधे तौर पर चेरनोबिल जैसी आपदा के समान हो सकते थे। एक ऐसी तबाही जिसके बाद आने वाली कई पीढ़ियों तक उस क्षेत्र के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बचती। भाग 2, दुश्मन की सीमा के पीछे से बचना। टाइमलाइन में थोड़ा पीछे चलें तो 3 अप्रैल का दिन एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। इसने आसमान पर अमेरिकी सेना के पूर्ण नियंत्रण के दावों को कड़ी चुनौती दी। ये एक F-15E स्ट्राइक ईगल के पायलट को बचाने का एकदम सिनेमाई और अविश्वसनीय सीक्वेंस था। विमान से इजेक्ट होने के बाद पायलट 7000 फीट की ऊंचाई पर छिप जाता है। फिर 3 शब्दों का एक छोटा सा रेडियो संदेश आता है, ईश्वर महान है। इसके तुरंत बाद CIA दुश्मन को भटकाने के लिए एक सूचना अभियान चलाती है और अंततः डेल्टा फोर्स और सील टीम मिलकर इस बेहद जोखिम भरे बचाव कार्य को अंजाम देती है। पायलट को सुरक्षित तो निकाल लिया गया, लेकिन इस ऑपरेशन की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। एक A-10 वॉर्थॉग विमान क्रैश हो गया, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हमले का शिकार हुए और 2 ट्रांसपोर्ट विमानों को तो खुद अमेरिकी सेना ने ही नष्ट कर दिया ताकि वे ईरानी सेना के कब्जे में न आएं। ये सारे नुकसान स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि ईरानी हवाई क्षेत्र किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं था। भाग 3, 7 अप्रैल की डेडलाइन। अब आते हैं 7 अप्रैल पर। यह डेडलाइन अचानक आसमान से नहीं टपकी थी। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को खोलने के लिए ईरान को बार बार चेतावनी दी गई। पहले 21 मार्च, फिर 23 मार्च, 28 मार्च और अंततः 6 अप्रैल। ईरान ने इन सभी अल्टीमेटम को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। कूटनीतिक दबाव का ये प्रेशर कुकर लगातार गर्म हो रहा था, जो आखिरकार 7 अप्रैल को फटने के लिए बिल्कुल तैयार था। भाग 4, 90 मिनट की लाइफलाइन। तो इस अंतिम डेडलाइन से ठीक पहले अमेरिका ने ईरान के सबसे प्रमुख तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप पर एक बहुत बड़ा हमला किया। उस वक्त ऐसा लगा कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तभी जब घड़ी तबाही की ओर इशारा कर रही थी, एक अप्रत्याशित घटना घटी। केवल 90 मिनट पूरी सभ्यता को खत्म करने की जो धमकी दी गई थी, उस समय सीमा के समाप्त होने से ठीक 90 मिनट पहले अचानक 2 सप्ताह के युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, बिल्कुल आखिरी पल में। पूरी दुनिया के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस युद्ध विराम की मध्यस्थता पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने की थी। मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक सीधे संपर्क सूत्र का उपयोग किया गया। इसके तहत ईरान हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य खोलने पर सहमत हुआ और बदले में अमेरिका ने अपने हमले रोक दिए। भाग 5, इस्लामाबाद वार्ता की विफलता।
लेकिन शांति का ये पल बहुत ही कम समय के लिए था। समझौते की शर्तों के बाहर जो हिंसा हुई, उसने इस राहत भरे पल को तुरंत ही एक नई जटिलता में बदल दिया। युद्ध विराम के अगले ही दिन 8 अप्रैल को इजराइल ने लेबनान पर एक स्वतंत्र बमबारी अभियान शुरू कर दिया, जिसमें 300 लोगों की जान चली गई। बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी वीपी जेडी वैंस का दावा था कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा था ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और ईरान ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि युद्ध विराम सभी देशों पर समान रूप से लागू है। इस कूटनीतिक अराजकता ने उस नाजुक सी शांति को टूटने के कगार पे ला दिया। इस्लामाबाद में हुई 21 घंटे की महत्वपूर्ण शांति वार्ता आखिर क्यों विफल हुई? इसका कारण बहुत स्पष्ट था। अमेरिका की मांग थी कि ईरान अपनी सभी परमाणु गतिविधियों को पूरे 20 साल के लिए निलंबित कर दे, जबकि ईरान का प्रस्ताव केवल 5 साल के निलंबन का था। यूरेनियम संवर्धन के अधिकारों को लेकर दोनों पक्षों के बीच की ये गहरी खाई कभी भर नहीं पाई और बातचीत पूरी तरह टूट गई। भाग 6 वैश्विक तेल और सहयोगी। शांति वार्ता के विफल होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य पर एक डबल नाकाबंदी लग चुकी थी। पहली नाकाबंदी ईरान की तरफ से थी, जिसने चीन जैसे अपने दोस्तों के लिए रास्ता खुला रखा और शत्रु देशों के लिए इसे बंद कर दिया। दूसरी नाकाबंदी अमेरिका द्वारा की गई, जिसमें ईरानी बंदरगाहों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। इस अमेरिकी हस्तक्षेप ने चीनी जहाज़ों को भी रोक दिया, जिसके कारण 13 जहाज़ों को अपना रास्ता बदलना पड़ा और इसके जवाब में चीन ने भी सख्त चेतावनियां जारी कर दीं। इस पूरी क्राइसिस ने सहयोगी देशों की कमजोरियों को भी बुरी तरह उजागर किया। 18 अप्रैल को ईरान की IRGC ने 2 भारतीय ध्वज वाले जहाज़ों पर गोलीबारी की, जिनमें तेल ले जा रहा एक बहुत बड़ा सुपर टैंकर भी शामिल था। कुल 8 भारतीय जहाज़ों को वापस लौटने के लिए मजबूर किया गया। यह स्थिति भारत की उस गंभीर मजबूरी को भी दिखाती है, जहां रूसी तेल खरीदने के लिए उसे अमेरिकी छूट पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है। देखते ही देखते यह एक वैश्विक तेल सुरक्षा संकट बन गया था। इन सब के बीच कुछ स्वतंत्र घरेलू फैसलों ने भी पूरे मध्य पूर्व की स्थिति को अस्थिर बनाए रखा। 30 मार्च को इजराइल ने एक विवादास्पद मृत्युदंड कानून पारित किया। यह कानून पूरी तरह से भेदभावपूर्ण माना गया, क्योंकि यह केवल वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों पर लागू होता था। इस तरह के अलग-थलग कदमों ने क्षेत्र की कूटनीतिक उलझनों को लगातार और गहरा ही किया। और अब समय एक बार फिर तेजी से खिसक रहा है। 22 अप्रैल, यह वो नई और भयानक डेडलाइन है जब अमेरिका और ईरान के बीच वो नाजुक 2 सप्ताह का युद्ध विराम पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। तो अंततः हमारे सामने सबसे बड़ा और परेशान करने वाला सवाल यही रह जाता है, अगर किसी तरह अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो भी जाता है, तो क्या इजराइल उसे स्वीकार करेगा? या फिर क्या इस संघर्ष ने जो गहरी खाइयां पैदा कर दी हैं, उनके कारण एक स्थायी युद्ध अब अपरिहार्य हो चुका है? सोचने वाली बात है।